हेलो, कैसे हैं आप लोग? स्टडी क्लिक में आपका स्वागत है। चलिए बात करते हैं बायोडायवर्सिटी के वन शॉट रिवीजन पार्ट 2 में। नंबर 1 पर हमने पार्ट 1 में हमने कंप्लीट किया हुआ था जो इसका सेगमेंट। आज उसी के आगे लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज हम लोग यहाँ पे कि लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी से, कि बायोडायवर्सिटी जो है उसका लॉस कैसे हो सकता है, कितना हो चुका है लॉस और कितनी बायोडायवर्सिटी अभी बची हुई है और उनको बचाना जरूरी है और कहां से बचा सकते हैं, कैसे मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम बायोडायवर्सिटी की लॉस को कम कर सकते हैं। क्योंकि बायोडायवर्सिटी का लॉस कम करना उतना ही जरूरी है जितना आज के समय में आप ज्ञान बांट रहे हैं कि टेम्परेचर जो है 45, 49 या 50 प्लस जा रहा है। तो क्यों जा रहा है ये, उसके बारे में ये बायोडायवर्सिटी से ही हम समझ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी का जो यहाँ पे पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक IUCN नामक संस्था थी जिसका नाम था इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। नेचर को बचाने का अथक प्रयास करने वाली एकमात्र संस्था जो अभी तक पूरे वर्ल्ड में लगभग अच्छे से काम कर रही है, जिसमें अभी तक 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स इसको नहीं मिला है। मतलब इसने नीट को जो है क्रैक नहीं किया, नीटली स्कैम नहीं किया हुआ है, इसलिए ये अभी तक काम कर रहा है। तो जो इसने रेड लिस्ट जारी करी थी 2004 में, उसके अकॉर्डिंग लगभग 500 सालों में, पिछले 500 सालों में आपने बहुत सारी स्पीसीज को खो दिया है। उनमें से कुछ के नाम इसने बताए थे, जिसमें से 784 स्पीसीज का नाम आया था। 784 स्पीसीज जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, उनमें 338 वर्टिब्रेट थे, 359 इनवर्टिब्रेट थे और 87 के आसपास प्लांट स्पीसीज जो थी वो क्या हुई हैं, एक्सटिंक्ट हुई हैं। कुछ एग्जाम्पल लिया गया है यहाँ पे जो आप नाम से परिचित होंगे, जानते हो। जैसे पहला नाम है डोडो का, जो कि मॉरिशस में पाया जाता था। कागा, जो कि अफ्रीका में पाया जाता था। थाइलेसिन ऑस्ट्रेलिया का एक कुकुर टाइप का प्रजाति है, मतलब कुत्ता टाइप का है, डॉग लाइक है। स्टीलर्स सी काउ, जिसको जो कि रसिया में एक्सटिंक्ट हुआ था। इसके अलावा 3 सब स्पीसीज ऑफ द टाइगर, टाइगर की 3 सब स्पीसीज जिनको हम बाली, जावन और कैस्पियन टाइगर के नाम से जानते हैं। यहाँ पे ये रहा आपके सामने कैस्पियन टाइगर, एक स्पीसीज उसकी सब स्पीसीज। और यहाँ पे आपके सामने ऑस्ट्रेलिया का थाइलेसिन और ये मॉरिशस का डोडो। डोडो फ्लाइटलेस बर्ड है जो कि एनिमल किंगडम में रेटाइटी ग्रुप से बिलोंग करता है। रेटाइटी का मतलब जो इतनी फ्लाइटलेस बर्ड आती है वो उसी ग्रुप में रखी जाएंगी। इसके अलावा, इन सबके अलावा जो ये एक्सटिंक्ट हो गए, इनके अलावा कौन आया? इनके अलावा 27 स्पीसीज हैं जो डिसअपियर्ड हो गई पिछले 20 सालों में। पिछले 20 सालों में, अगर रिसेंटली अगर हम 2024 में है तो आप कह सकते हैं 2004 से लेकर 2024 तक में आपने 20 स्पीसीज को क्या कर, सॉरी 27 स्पीसीज को क्या कर दिया, एक्सटिंक्ट कर दिया। आपकी नापाक हरकतों से ये सब क्या हो गए, गायब हो गए। टाटा बाय बाय कह के, अलविदा कह के दुनिया को। मोर देन 15,500 स्पीसीज फेसिंग थ्रेट ऑफ द एक्सटिंक्शन, और उसके अलावा 15,500 स्पीसीज आपकी वजह से एक्सटिंक्शन को फेस कर रही हैं। आप ही की वजह से। ह्यूमन जो है एकमात्र ऐसा एनिमल है जो जिसकी वजह से सबको खतरा है। क्योंकि आपको याद होगा कि जब आपने न्यूयॉर्क में एक म्यूजियम खुला था, जू खुला था, जूलॉजिकल पार्क खुला था, तो वहां पे हमने उसके गेट पे देखा था, क्या लिखा था वहां पे लिखा था, एक बड़ा सा मिरर लगा हुआ है गेट पे, और जैसे आप एंटर करते हैं तो उसमें कुछ दिखता है ना, मिरर लगा तो कुछ दिखेगा। और उस मिरर के नीचे लिखा हुआ था वहां पे, आप इस समय दुनिया के सबसे खतरनाक और विध्वंसक प्राणी को देख रहे हैं, मतलब डिस्ट्रॉइंग एनिमल को देख रहे हैं। और उसमें फोटो किसकी दिखेगी, आप ही की दिखेगी। तो आपके बारे में ही लिखा गया था। 12% बर्ड स्पीसीज, 23% मैमल, 32% जो है एम्फीबियन, इसके अलावा 31% जिम्नोस्पर्म की जो स्पीसीज हैं ये फेस कर रही है थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। खतरा मंडरा रहा है, कभी भी किसी भी छड़िए जा सकते हैं। तो इंपैक्ट क्या है, इंपैक्ट क्या पड़ेगा अगर बायोडायवर्सिटी लॉस हो जाए? बायोडायवर्सिटी लॉस हो जाएगी तो जनरली जो इंपैक्ट्स आने वाले हैं, डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन, प्लांट का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, खाने को कुछ नहीं मिलेगा, भूखे मरोगे। नेक्स्ट, इन्वायरमेंटल पर्टर्बेशन सच एज ड्रॉट, इन्वायरमेंट में फ्लक्चुएशंस होंगे, जो खतरा आएगा जिसको आप सहन नहीं कर पाएंगे। उसमें से एक है ड्रॉट, जो अभी राजस्थान में या महाराष्ट्र के लोग पानी के लिए झेल रहे हैं, दिल्ली के लोग पानी के लिए झेल रहे हैं, सुनना पड़ रहा है, झेलना पड़ रहा है, वो सब पूरी दुनिया में एक साथ घटित होगा। इसके अलावा इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन द इकोसिस्टम सच एज, कह रहा है कि इकोसिस्टम में जो है वेरिएबिलिटी आ जाएगी। कैसा वेरिएशन आएगा? प्लांट प्रोडक्शन के सेंस में आएगा, वाटर यूज के लिए आएगा, पेस्ट एंड डिजीज साइकिल में आएगा। तो बहुत सारी बीमारियां आएंगी, बहुत सारे पेस्ट आएंगे और वो अपना बहुत बढ़िया सुंदर सा प्रभाव आपके जीवन में छोड़ के जाएंगे। एक एग्जाम्पल तो आप देख ही चुके हैं 2019 में, इसका नाम कोविड-19 कोरोना था। ठीक है। दूसरा है कॉज ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉस। ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनसे बायोडायवर्सिटी लॉस हो सकता है? सीयूईटी और नीट में यहाँ पे सवाल आया था, डायरेक्ट आया हुआ है कि एविल क्वार्टेट को एक्सप्लेन करिए। एविल क्वार्टेट क्या है? द एविल क्वार्टेट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, जो बुरे कर्तव्य हैं, जो आपके कर्म हैं, उनमें से ये नाम आ रहा है हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। कह रहा है अगर हैबिटाट लॉस होगा तो बायोडायवर्सिटी लॉस हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? अगर किसी का घर तोड़ दो, घर डिस्ट्रॉय कर दो, तो उसमें जो डायवर्सिटी का सीधा सीधा मतलब है नंबर ऑफ द स्पीसीज। नंबर ऑफ स्पीसीज मैक्सिमम होगी, बायोडायवर्सिटी मैक्सिमम होगी। अगर फ्रेगमेंट हो गया, डिवाइड हो गया, घर डिवाइड हो गया, हैबिटाट डिवाइड हो गया, तो उसमें रहने वाले जो इंडिविजुअल्स होंगे वो भी क्या होंगे, आधे आधे डिवाइड हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट हो गए तो बायोडायवर्सिटी क्या होगी, कम। जहां पे पहले एक ही ग्रुप में 10 मेंबर रह रहे थे, इमेजिन करिए इस घर में
10 मेंबर यहाँ पे रह रहे हैं, अगर ये डिवाइड हो जाए, 5 मेंबर इधर आ जाए, 5 मेंबर ये, तो क्या ये जो दो ग्रुप बन गया, ग्रुप 1 ग्रुप 2, क्या इसमें बायोडाइवर्सिटी रह गई? नहीं, क्योंकि पहले थी बायोडाइवर्सिटी 10, स्पीसीज का नंबर 10 था, अब कितने हो गए? 5 तो 5 तो आधा हो गया ना, तो बायोडाइवर्सिटी क्या हो गई? लॉस हो जाएगी। लेकिन बायोडाइवर्सिटी सिर्फ इस सेंस में लॉस नहीं होती, जब हैबिटाट लॉस होता है ना तो लोग मरते भी हैं, यानी एनिमल क्या करते हैं? मूव नहीं कर पाते। जैसे वो नितिन गडकरी जी से कहना चाहेंगे, जब वो रोड बनवा रहे थे ना, वो ढेर सारा उन्होंने हाईवे वगैरह इसे पास कर दिया, वो भी पास कर दिया। कई बार वो उनके हाईवेज और रोडवेज जो थे कहां से पास हुए हैं, या जो भी रेल लाइन वगैरह भी है, रेल लाइन से हालांकि कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन रोडवेज से फर्क पड़ा है, हाईवे से फर्क पड़ा है। कैसे? जब वो हाईवेज जंगलों से होकर गुजरते हैं तो जंगलों के बीच में इन्होंने क्या किया? पेड़ वेड़ काट के वहां पे एक रास्ता बना दिया। इनके रास्ता बनाने से आपने बैरिकेडिंग वगैरह कर रखी है, एनिमल अब इस साइड के एनिमल इस साइड नहीं आ सकते, इस साइड के एनिमल इस साइड नहीं जा सकता। ऐसी बहुत सारी छोटी स्पीसीज हैं जिनके लिए वो एक माइग्रेटरी पथ था, रास्ता था, जहां से वो माइग्रेट करके अपने वाटर सोर्स के लिए, फूड रिसोर्स के लिए या शेल्टर के लिए जाया करते थे। अब आपने क्या कर दिया? वहां पे रोड बना दिया, रोड बन गया, हाईवेज बन गया, जिसकी वजह से आपने बैरिकेडिंग कर रखी है, अब वो क्रॉस नहीं करेंगे। जब आप गाड़ियां लेके जा रहे होंगे उस हाईवे पे, अचानक से कोई एनिमल रोड क्रॉस करता और मिल जाएगा, फिर कहेंगे अरे सचुरा जानवर रास्ते में आ गया। जानवर रास्ते में नहीं आ गया, आप अपना रास्ता लेके उसके घर में घुस गए हैं। अब वो जो फ्लक्चुएशन आ रहा है जिसकी वजह से वो डाइवर्ट हो जा रहा है, नहीं रोड क्रॉस कर पा रहा है, उसका माइग्रेशन, उसका रिप्रोडक्शन, इवन उसका फूड हैबिट, शेल्टर जो है दुष्प्रभावित हो रहा है, उसकी स्पीसीज पे क्या होगा? एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। कहते हैं ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बटरफ्लाई जो पॉलिनेशन करती थी, हाईवेज की वजह से, रोडवेज की वजह से उनका क्या हो गया? माइग्रेशन ब्लॉक हो गया और वो एक्सटिंक्ट हो गई, अब वो देखने को नहीं मिलती हैं। तो ऐसे छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं जिसमें फ्रेगमेंटेशन होना या हैबिटाट का कंप्लीटली लॉस हो जाना स्पीसीज को एक्सटिंक्ट करता है। एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने जो एनसीईआरटी का है वो ये है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में लगभग लॉस हुआ है 14 से 16% ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ द हेक्टेयर्स ऑफ रेन फॉरेस्ट, जो रेन फॉरेस्ट है उनमें लगभग 1000 एकड़ हेक्टेयर जो है आर बीइंग लॉस्ट विद इन द आवर्स, कुछ ही घंटों में उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। इसके अलावा अमेजन रेन फॉरेस्ट की बात कर लीजिए, बीइंग कट फॉर कल्टीवेशन ऑफ सोयाबीन। अब देख लीजिए, जंगल इंपॉर्टेंट है या सोयाबीन इंपॉर्टेंट है, या जानवरों को चराना इंपॉर्टेंट है? कितना जरूरी हो गया है जंगलों को काट के सोयाबीन की खेती करना, और साथ ही साथ में ग्रासलैंड में कन्वर्ट कर देना फॉरेस्ट को, ताकि वहां पे आपके कैटल्स जो है बड़े आसानी से घूम सके, खा सके। ठीक है, उनके लिए कहीं और बना लेते। तो ये जो ग्रासलैंड बना दिया आपने कैटल्स के लिए, जिसकी वजह से अमेजन रेन फॉरेस्ट को आपने डिस्ट्रॉय किया हुआ है। तो लॉजिक देखिए, सोयाबीन इंपॉर्टेंट हो रहा है, आपके लिए जंगल इंपॉर्टेंट है। दूसरा फ्रेगमेंटेशन बैडली अफेक्ट एनिमल रिक्वायरिंग लार्ज टेरिटरीज एंड माइग्रेटरी एनिमल। ये थोड़ी देर पहले जो मैंने बात करी थी, माइग्रेटरी एनिमल के लिए या ऐसे एनिमल जिनके लिए टेरिटरी बड़ी चाहिए, जैसे एलिफेंट्स, राइनोसेरॉस, ये वो एनिमल है, जिराफ, इनको लार्ज टेरिटरी चाहिए, छोटे टेरिटरीज में नहीं रह पाते हैं। तो जब लार्ज टेरिटरीज इनको चाहिए रहने के लिए और आप उसी को फ्रेगमेंट कर दे रहे हैं, तोड़ दे रहे हैं, ब्रेक कर दे रहे हैं, तो क्या उनकी स्पीसीज को एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ेगा? मतलब ऐसे समझिए, गांव के किसी बच्चे को उठा के ले आइए, शहर में रख दीजिए एक 10 बाय 10 के कमरे में रेंट पे। अब वो बच्चा जो गांव में रहा है, खुले आसमान के नीचे, उसके 10 बीघा खेत है, जमीन है, बढ़िया एकदम मस्त भौकाल में जीरा खटिया बिछा के पेड़ के नीचे, अचानक से 10 बाय 10 के कमरे में आ जाएगा, तो आपको क्या लगता है उसका माइंड सेट कैसा होगा, उसका डेवलपमेंट ग्रोथ कैसा होगा? अफेक्टेड होगा ना। जैसे वहां पे अफेक्टेड हुआ है वैसे ही क्या होगा, ये तो एनिमल है फिर भी, तो इनका जब हैबिटाट आप छोटा कर देंगे, रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, तो क्या इनको फर्क नहीं पड़ेगा? इनकी मेंटल ग्रोथ नहीं रुक जाएगी? सच एज, अगर दूसरा एग्जांपल ले तो यहाँ पे ओवर एक्सप्लॉयटेशन। अगर आप किसी एनिमल का ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं तो, या रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज करते हैं, तो वो क्या होंगे? एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। एग्जांपल है यहाँ पे स्टीलर सी काऊ का एग्जांपल लिया, पैसेंजर पिजन का लिया। पैसेंजर पिजन जो कि वो देखा था ना आपने, वो जो चिट्ठी पहुंचाता था, व्हाइट कलर का कबूतर, लोग उसे चिट्ठी पहुंचाते थे, ये लो जा चिट्ठी देके चला, ऐसा वाला कॉन्सेप्ट में लोगों ने इसको खाना शुरू कर दिया, और खाना शुरू किया, इतना भयंकर तरीके से खाया कि बेचारा गायब ही हो गया, अब मिलता ही नहीं है, बहुत कम देखने को मिलता है। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल है डोडो का। डोडो मॉरिशस में पाया जाता है, फ्लाइटलेस बर्ड है, बेचारा चिड़िया के नाम पे उड़ सकता नहीं है, उड़ा नहीं, लोगों को उसका मांस मीट जो है अच्छा लगा, एक बार खाया, 2 बार खाया, उसके बाद निपटा दिया। इतना भयंकर तरीके से हंटिंग करी, खाया कि खत्म ही हो गया, अब मिलता ही नहीं है। तो ऐसे एनिमल क्या हो गए? ओवर एक्सप्लॉयटेशन के शिकार हो गए और एक्सटिंक्ट हो गए। बायोडाइवर्सिटी लॉस में बहुत बड़ा बायोडाइवर्सिटी लॉस किया आपने। फिर आता है एलियन स्पीसीज का इन्वेजन। एलियन स्पीसीज का इन्वेजन का क्या मतलब है? जब कोई बाहर वाला आएगा तो जो घर वाला है, इंडिजिनियस स्पीसीज है, वो क्या होगा? एक्सटिंक्ट होगा। यानी हम ये कह रहे हैं कि एलियन स्पीसीज जब आती है, एलियन स्पीसीज कैसी होती है? एलियन स्पीसीज हमेशा जो होती है वो फैकल्टेटिव नेचर की होती है, मतलब कुछ भी कर लेगी, कहीं भी रह लेगी, कैसी भी कंडीशन में सर्वाइव कर सकती है, एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव करने की एबिलिटी उसके पास पाई जाती है। और जब ये आती है तो हमेशा इंडिजिनियस को, जो घर वाले होते हैं, उनको परेशानी होती है। ठीक है, एग्जाम्पल है यहाँ पे नाइल पर्च का। नाइल पर्च को जब इंट्रोड्यूस किया गया एक लेक में, विक्टोरिया लेक में, जो कि चिड़िया है, तो वो क्या कर रही है? वाटर में रहने वाली चिड़िया थी, उसने क्या किया? ईस्ट अफ्रीका में कॉज कर दिया एक्सटिंक्शन ऑफ मोर देन 200 स्पीसीज ऑफ किकलिड फिश। जो छोटी छोटी मछलियां होती हैं जिनको किकलिड फिश कहा जाता है,
विक्टोरिया लेक में नाइल पर्च के इंट्रोडक्शन से ईस्ट अफ्रीका में उनका नंबर क्या हो गया, 200 से ज्यादा स्पीसीज क्या हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। इसके अलावा कुछ प्लांट में भी एग्जांपल है इन्वेसिव वीड के फॉर्म में। इन्वेसिव वीड में जैसे पार्थेनियम, जिसको कांग्रेस घास या कैरेट घास के नाम से जानते हैं, लैंटाना कमारा और आइकॉर्निया। लैंटाना कमारा तो ये बहुत बढ़िया फ्लावर जैसा दिखाई देता है, आपको दिखने बड़ा छोटा छोटा लाल लाल फ्लावर बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन ये है उतने खतरनाक क्यों? क्योंकि ऐसे प्लांट जो होते हैं कुछ ना कुछ केमिकल सिक्रेट करते हैं अपने सराउंडिंग में, और अपने आसपास के प्लांट्स की ग्रोथ क्या करते हैं, एडवर्सली अफेक्ट करते हैं, ग्रो नहीं करने देते हैं। उसी में दूसरा नाम है पार्थेनियम का भी। पार्थेनियम जिसको कैरेट घास या कांग्रेस घास कहते हैं, क्योंकि इसका इंट्रोडक्शन कहां हुआ था, कांग्रेस के टाइम पे आया था, जब वीट मंगाया गया था वहां से, तो वीट के सीड में उन्होंने जो है उसको मिला के भेज दिया था हमारे पास, कोई क्रॉस चेक पॉइंट नहीं था, इसलिए जो है ये इंट्रोड्यूस हो गया, और अब हर जगह ये पाया जाता है। हमारे नेचुरल इंडिजिनस स्पीसीज को, जैसे वीट वगैरह को या अदर स्पीसीज को, प्लांट क्रॉप को अफेक्ट करता है। आइकॉर्निया, आइकॉर्निया जिसको हम लोग जनरली जानते हैं टेरर ऑफ बंगाल के नाम से, टेरर ऑफ बंगाल, हिंदी में कहते हैं समुद्र शोक। टेरर ऑफ बंगाल का क्या रीजन है यहाँ पे, कहते हैं बंगाल में इसने बहुत तबाही मचाई थी। कैसे मचाई थी? जैसे इसका इंट्रोडक्शन हुआ, इसने बहुत सारे वाटर बॉडीज को क्या कर दिया, यूट्रोफिकेशन करके खत्म कर दिया, तो सूख गए। तो इसकी वजह से ये जो है टेरर ऑफ बंगाल के नाम से फेमस हो गया, और इसको हिंदी में समुद्र शोक कहा जाता है। मतलब जिस वाटर बॉडी में ये पाया गया, मतलब उसकी लाइफ साइकिल बहुत कम दिनों की बची हुई है, अब वो कुछ ही सालों में वाटर बॉडी क्या हो जाएगी, सूख के समाप्त हो जाएगी। तो इन्वेसिव स्पीसीज के फॉर्म में है, इजीली ग्रो कर जाते हैं और कहीं भी सर्वाइव कर सकते हैं, न्यूट्रिशन बहुत कम चाहिए, पानी बहुत कम चाहिए, तो जी लेंगे। दूसरा है, इसी में है इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ द अफ्रीकन कैटफिश। हमारे यहाँ अफ्रीकन कैटफिश जिसका नाम क्लेरियस है, मांगुर है, मांगुर हमारे यहाँ बैन है। बैन क्यों है? क्योंकि जब इसका इंट्रोडक्शन हुआ था एक बार जाने अनजाने में गलती से, तो हमने ये देखा कि ये इंडिजिनस जो कैटफिश है, मांगुर है, उसको खा जाती है, खा प्रेडेशियस नेचर की है तो खा के खत्म कर देती है। और अब जो इंडिजिनस हमारे यहाँ की, मतलब अगर देखो, अगर दोनों साथ में रह लें, दोस्ती यारी निभा ले, रह ले साथ में, दोनों कैटफिश है, दोनों की सब जीनस सिमिलर है, तो रह लो, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत तब हो गई जब इसने क्या किया, एक को खत्म कर दिया, खत्म कर दिया तो बायोडाइवर्सिटी क्या हो गई, खत्म हो गई। तो इसलिए ये बैन है, और अभी भी बहुत सारी जगहों पर लोग इलीगल तरीके से इसकी डिमांड रखते हैं, और ये मंगाई जाती है बाहर से। क्लेरियास नाम है, थ्रेट है ये हमारे इंडिजिनस के लिए, यानी हमारे नदियों में अगर इनका इंट्रोडक्शन हो गया, इनका नंबर बढ़ेगा, और हमारे इंडिया में पाई जाने वाली, इंडिया की नदियों जो पाई जाने वाली मांगुर है, वो खत्म हो जाएंगी। नेक्स्ट, को एक्सटिंक्शन। अगर आप को इवॉल्व हुए हैं तो आप को एक्सटिंक्ट भी होंगे। मतलब जैसे हम देखते हैं पॉलिन या पॉलिनेटर्स जो एजेंट्स होते हैं फ्लावर का या होस्ट पैरासाइट का जो इंटरेक्शन होता है, जहां पे ये लगातार को इवॉल्व होते हैं, हम बदल रहे हैं, साथ में वो भी बदल गया। कैसे? हम इवॉल्व हो रहे हैं कि वो हमको खा ना पाए, और वो इवॉल्व हो रहा है कि हम इसको खाएंगे, चाहे जैसे खाएंगे। तो दोनों का इवोल्यूशन क्या है, सिमिलर पैटर्न पे है। अब गलती से अगर एक का एक्सटिंक्ट हो गया तो दूसरा वाला क्या, बेचारा वो तो डिपेंडेंट था, ऑब्लिगेट नेचर का था। यानी हम यहां भी कहना चाह रहे हैं कि जो ये पैरासाइट है, पैरासाइट हमेशा ऑब्लिगेट नेचर का है। अगर ऑब्लिगेट नेचर का है तब ये एक्सटिंक्ट होगा। कब? जब इसका होस्ट एक्सटिंक्ट हो जाएगा। सच है जो को इवॉल्व हुए हैं पॉलिन और पॉलिनेटिंग एजेंट्स, जो कि म्यूचुअलिस्टिक इंटरेक्शन शो कर रहे हैं, इनके इंटरेक्शन से ये चले जाएंगे। अगर एक गया दूसरा चला जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं रेड क्वीन हाइपोथेसिस। तो रेड क्वीन हाइपोथेसिस में ये इसको एक्सप्लेन किया गया था डिटेल में कि अगर जो को इवॉल्व हुए हैं उनके को एक्सटिंक्शन के चांसेस क्या है, मैक्सिमम है, ज्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट होगा आपके लिए बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी को आप बचा कैसे सकते हैं, क्यों बचाएंगे, कारण क्या है? तो 3 रीजन है हमारे पास यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए। पहला है नैरोली यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट, दूसरा ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट, और तीसरा एथिकल आर्गुमेंट। इकोनॉमिक बेनिफिट देता है कौन? हमारा नैरोली यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट जो है यहाँ पे हमको प्रोवाइड करता है बेनिफिट। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट मतलब पैसा, इकोनॉमिक का मतलब है पैसा। कैसे आएगा पैसा? जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है, फूड है, फाइबर है, फॉडर है, फर्नीचर है, इनके फॉर्म में मिलता है जंगलों से, बायोडाइवर्सिटी से। इवन मेडिसिन वगैरह के लिए मेडिसिनल वैल्यू वाले प्लांट, मेडिसिनल वैल्यू वाले एनिमल, मरने के बाद उनकी बोन वगैरह, स्किन, हालांकि जिंदा रहते हैं आप मार देते हैं, उनके मरने का इंतजार तो करेंगे नहीं। तो इसके सेंस में भी क्या हुआ, बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ। तो ये सब इतनी बेनिफिट्स देते हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट है, साथ में मेडिसिनल बेनिफिट्स भी आपको दे रहे हैं, फिर भी आप इनको खत्म करेंगे। तो पहला कारण ये कि बचा लो, इसीलिए बचा लो, तो कम से कम आप बचे रहेंगे इनकी वजह से। नेक्स्ट है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन जो बड़ा मुद्दा है वो क्या है? बड़ा मुद्दा ये है एस्थेटिक प्लेजर। गर्मी आ गई, 48 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, 49-50 चल रहा है, गाड़ी उठाए भाग गए। कहां भाग गए? शिमला, मनाली, लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर चले जाओ, 3-3 दिन जाम में फंसे रहोगे। जितने लोग गए हैं जरा पूछ लीजिएगा कि 2-2, 3-3 दिन जाम में फंसे थे कि नहीं। मतलब क्यों? इकट्ठा जब यहाँ का एस्थेटिक प्लेजर डिस्ट्रॉय करोगे और इकट्ठा कहीं एक जगह पहुंचोगे तो क्या होगा, जाम तो लगेगा, फिर वहां भी भयंकर तबाही आएगी, मजा आएगा, लैंडस्लाइड होगी, एक साथ ढेर सारे लोग निपट गए। तो ऐसे केसेस कब सुनने को मिलते हैं? जब आप लोग ढेर सारे लोग घूमने जाते हैं, कम लोग जाएंगे तो फिर कम घटनाएं आती हैं सामने इस तरीके की। तो एस्थेटिक प्लेजर हो गया, मतलब बढ़िया ब्लूमिंग वगैरह हुआ है, नेचर है, ठंडा है, फूल है, पानी है, तो आपको अच्छा लगता है, तो ये एस्थेटिक प्लेजर का खर्चा हो गया। नेक्स्ट, लंग्स ऑफ द प्लेनेट। कहते हैं कि अमेजन फॉरेस्ट जो है वो लगभग पूरे हमारे ग्लोब का, हमारे अर्थ का 20% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसको लंग्स ऑफ प्लेनेट कहा जाता है।
तो जब इसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो ये भी तो बड़ा मुद्दा है। 20% ऑक्सीजन अकेले दे रहा है तो भैया बचा लीजिए ना, वरना 20% ऑक्सीजन जो आपको यहाँ से मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। उसके बाद पॉलिनेशन या उनके पॉलिनेटिंग एजेंट्स के लिए, पॉलिनेशन होगा तो आपको बहुत सारे फूड, फ्रूट, हनी, इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट मिलेंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। तो पॉलिनेशन को भी बचा लीजिए, पॉलिनेटिंग एजेंट को भी बचा लीजिए। तो ये सारे कारण हैं कि इसकी वजह से इनको बचा सकते हैं। अगर एथिकल आर्गुमेंट की बात करें तो क्या हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती या इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है किसी चीज की कि चलो बचा लें? जीवन दे नहीं सकते, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में तो यही कहा गया, अगर आप जीवन दे नहीं सकते तो आपको लेने का अधिकार नहीं है। तो ये भी तो इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई या एथिकल आर्गुमेंट्स है। तो हम इसलिए भी बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करेंगे, बचाने का काम करेंगे। बायोडायवर्सिटी को दो तरीके से बचाया जा सकता है। पहला है इन सीटू कंजर्वेशन, दूसरा है एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू का मतलब क्या है? इन सीटू का मतलब यह है कि उनके नेचुरल हैबिटाट में जहां वो पाए जाते हैं पहुंचिए, वहीं पे घेर दीजिए, बाउंड्री बना दीजिए, बचा लीजिए, ये इन सीटू कंजर्वेशन होगा। लेकिन एक्स सीटू में ऑफ साइड द नेचुरल हैबिटाट, नेचुरल साइड से बाहर लेके चले जाइए। जैसे अगर जंगल में हम देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर एनिमल खतरा है, इसके प्रेडेटर ज्यादा है, इसका नंबर कम है, खत्म कर देंगे, तो उठा के ले आइए, अपने घर में रख लीजिए, उसकी पूरी देखभाल करिए, बढ़िया से खाना पीना जैसा रहना है, जो भी उसको पसंद है, फेवरेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करिए, क्लाइमेट क्रिएट करिए। कर तो सकते नहीं, तो अगर ऐसा करते हैं तो वो क्या होगा, बच जाएगा। और बच गया तो इस सारे मेथड्स को क्या बोलेंगे, इन सीटू और एक्स सीटू में डिवाइड कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं इन सीटू से। इन सीटू कंजर्वेशन क्या है? ऑन साइट। ऑन साइट का मतलब क्या है? नेचुरल हैबिटाट, जहां पे पाया जाता था वहीं पे प्रोटेक्ट कर लेंगे, बचाएंगे। कैसे? नेशनल पार्क बना के, सेंचुरी बना के, बायोस्फीयर रिजर्व बना के, कल्चरल लैंडस्केप बना के, या नेचुरल मोन्यूमेंट्स बना के। तो एग्जाम्पल के तौर पर नेशनल पार्क में हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, कान्हा नेशनल पार्क। बहुत सारे ऐसे नेशनल पार्क बनाए गए हैं जहां पे एनिमल को उनके नेचुरल हैबिटाट में प्रोटेक्ट किया गया है। जैसे उत्तराखंड में एक था जिम कार्बेट नेशनल पार्क, जिसका नाम राजा जी नेशनल पार्क हुआ करता था शायद, तो उसको जो है प्रोटेक्ट किया गया टाइगर के लिए, टाइगर रिजर्व बना लिया गया। ऐसे बहुत सारे रिजर्व या नेशनल पार्क बनाए गए हैं जिनमें टाइगर्स को रखा गया। दूसरा है हमारे पास सेंचुरी के नाम पे। सेंचुरी के नाम पे आपने एक मूवी देखी होगी, रोबोट, रोबोट 2.0, है ना? इसमें आपने देखा था पक्षी राजन, वो जो नाम सुना था ना पक्षी राजन का, वो पक्षी राजन एक रियल घटना पे आधारित है। मतलब कह सकते हैं आप, लिया गया वहीं से है। जो डॉक्टर सलीम अली थे, जो कि एक बहुत बड़े ऑर्निथोलॉजिस्ट रहे थे, अब तो नहीं है फिलहाल। तो डॉक्टर सलीम अली जो कि बहुत बड़े पक्षी विज्ञानी थे और मतलब ऑर्निथोलॉजिस्ट रहे हैं, तो इनके नाम पर ही उस बर्ड सेंचुरी का जो है रख दिया गया। और उस रोबोट 2.0 में जो विलन बना हुआ है, पक्षी राजन जो बना हुआ है, जो अक्षय कुमार ने रोल प्ले किया हुआ है, उसमें ये डॉक्टर सलीम अली को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक तरह से, ठीक है? डायरेक्टली नहीं, लेकिन डायरेक्टली उन्हीं को कर रहे हैं। दूसरा, बायोस्फीयर रिजर्व। नेशनल पार्क से बड़ा सेंचुरी, सेंचुरी से बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है कई सारे एरिया को जो है कवर करता हुआ 3 जोन में डिवाइड कर देते हैं इसको, ठीक है? कोर जोन होता है, मिडिल जोन होता है, फिर इंटरफेरेंस वाला जोन आता है, ऐसा कुछ नाम आता है वहां पे, ठीक? कल्चरल लैंडस्केप और नेचुरल मॉन्यूमेंट्स वगैरह भी बना के हम यहाँ पे एनिमल को इन सीटू प्रिजर्वेशन के फॉर्म में रख सकते हैं। इन सीटू में ही अगर एक एग्जांपल देखें तो हमारे पास आता है सेक्रेड ग्रूव्स का। सेक्रेड ग्रूव्स में बहुत सारी जनजातियां, ट्राइब्स जो जंगलों में रहती हैं, पाई जाती हैं, जो अपना हैबिटाट, नेचुरल हैबिटाट मानते हैं उसको, और वहां पे वो प्रोटेक्ट करते हैं। कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? उनको लगता है कि ये ईश्वर ने हमारे लिए दिया है, ये हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं, उनको पूजते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे कोई और है। जैसे एग्जाम्पल आया था एक बार उत्तराखंड में ही, यहाँ पे आया था, जब आपने सुना होगा चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, तो बिश्नोई समाज की एक महिला जिनका नाम अमृता देवी बिश्नोई था, उन्होंने जो है ये स्टार्ट किया था, इनिशिएट किया था कि भैया पेड़ जो है मत काटिए, हमारे जंगल है, हमारे बच्चे जैसा। वो राजस्थानी लोग ना उनको बच्चों जैसा मानते थे, बिश्नोई समाज के लोग उनको पेड़ पौधों को, जानों को अपने बच्चे जैसा मानते थे। कहते हैं कि वहाँ की जो महिलाएं होती है हिरनियों को अपना दूध पिलाती है, जो हिरन या इससे छोटे छोटे बच्चे, तो उनको दूध पिला के बड़ा करती हैं। तो इस सेंस में उनका अपना लगाव हो गया, तो उनका पेड़ मत काटिए, बड़ा लगाव है इनसे, ये बच्चे जैसा है। वो लोग नहीं माने, राजा के लोग आए हुए तो उन्होंने कहा नहीं काट देंगे, हट जाओ, काट देंगे। वो कहीं नहीं हटेंगे, काट दो। अब वो हटी नहीं, उन्होंने काट दिया। तो ये जो खून खराबा यहाँ से स्टार्ट हुआ, उनकी 2 बेटियां, अमृता देवी बिश्नोई की 2 बेटियां, उन्होंने देखा कि अम्मा को उन लोगों ने पेड़ से काट दिया, वो लोग भी गांव से चिल्लाते हुए आई और वो भी वहां पे चिपक के, हम अम्मा को काट दिया, हमको भी काटो तभी पेड़ काटने देंगे। तो क्या हुआ इस सेंस में, उनको भी काट दिया। मतलब इतने निर्दयी लोग थे कि एक महिला को काटा, बर्दाश्त नहीं हुआ, 2 बच्चियों को भी काट दिया उसी में। फिर पूरा समाज खड़ा हो गया। जब समाज खड़ा हो गया, खदेड़ा लेके, डंडा लाठी, कुल्हाड़ी वाली, टंगारी वाली लेके भागे दौड़ाए, तब सब भाग के खड़े हो गए। तब वहां से ये मुद्दा बना, राजा ने कहा ठीक है, नहीं काटेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। वहां से शुरुआत हुआ चिपको मूवमेंट का, चिपको आंदोलन बल्कि ये शुरू हुआ वहां पे। फिर बाद में सुंदरलाल बहुगुणा जोशी जी ने जो है इसको इनिशिएट किया, लीड किया, और ये आगे बढ़ा। तो वहां से ये आता है सेक्रेड ग्रूव्स। स्टार्ट करते हैं बेस्ड ऑन द रिलीजियस बिलीफ। इनका पूरा मानना होता है रिलीजियस बिलीफ कि हमारे धर्म से हमारी आस्थाएं जुड़े हुए हैं। पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, आंवले का पेड़, हम इसको पूजते हैं, हम इसको नहीं काटने देंगे, काटना पाप होता है, चाहे किसी लिए काटो। तो कुछ जनजातियां हैं जो अभी भी बची हुई है, जैसे सेक्रेड ग्रूव्स जो हैं खासी जयंतिया हिल्स में, जो कि मेघालय के आसपास पाया जाता है, ठीक है? फिर अरावली हिल्स में जो राजस्थान में है, यहाँ पे सेक्रेड ग्रूव्स हैं। वेस्टर्न घाट में है, कर्नाटका के आसपास या महाराष्ट्र के आसपास है। सरगुजा, चंदा और बस्तर, मेरे ख्याल से ये मध्य प्रदेश एमपी वाली बेल्ट है जहां पे ये पाए जाते हैं और ये वहां पे रहते हैं, ठीक है? तो इनका रिलीजियस बिलीफ होता है और यहाँ पे ये पाए जाते हैं, ये बचाते हैं।
दूसरा है एक्सीटू कंजर्वेशन। एक्सीटू कंजर्वेशन क्या है, ये लास्ट भी है। एक्सीटू का मतलब है अगर कोई एनिमल बहुत कम अमाउंट में हो गया है, प्रेडेशन का खतरा है, हैबिटाट लॉस हो गया है या कमजोर हो गया है, तो उसको बचाने के लिए एक्सीटू कंजर्वेशन उसके नेचुरल हैबिटाट से उसको निकाल लेंगे। जैसे आउटसाइड फ्रॉम द नेचुरल हैबिटाट, उसके घर से बाहर कैसे करेंगे, जूलॉजिकल पार्क बना के। जूलॉजिकल पार्क को हम लोग जू कहते हैं, चिड़ियाघर बना के वहां पर रख लेंगे, वहां पर उनकी देखभाल करेंगे, सेवा करेंगे और उनको जो है बढ़िया सा हैबिटाट वगैरह प्रोवाइड करेंगे, रिप्रोडक्शन के चांसेस देंगे। जैसे वो 3-4 टाइगर ले आए थे ना वो मोदी जी नामीबिया से, और उनको कहा था कि हम अपने यहाँ रखेंगे, क्योंकि खत्म हो गए, उनको चाहिए था, रख लिया 4-5 ठो। बाद में सुनने में आया कि उनमें से 1-2 मर गए और 2-3 लोगों ने मतलब 2-3 और जो मादाएं थी उन्होंने जो है बच्चे भी दिए, मतलब छोटे छोटे शावक जन्म लिए और वहां से उनका नंबर बढ़ने लगा। तो अब ये नंबर बढ़ेगा तो ये क्या है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का एक प्रयास ही तो है। दूसरा क्या है, बॉटनिकल गार्डन, मतलब जो प्लांट्स जनरली नेचुरल हैबिटाट में लोग उसको ढूंढ रहे हैं, काट रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, उनको एक गार्डन बना के वहां पे ग्रो करा लो, रिस्ट्रिक्ट कर दो एरिया लोगों के लिए कि भैया घूमने फिरने के पर्पज से आना है आओ, लेकिन काटने पीटने नहीं देंगे, है ना, तो तोड़ने नहीं देंगे। तो वो बॉटनिकल गार्डन में प्लांट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जेनेटिक रिसोर्स सेंटर वगैरह बनाए गए जहां पे डीएनए वगैरह रखे जाते हैं, जिनको हम लोग जीन बैंक के नाम से भी जानते हैं, जीन बैंक। और दूसरा आता है क्रायो प्रिजर्वेशन, बहुत सारे गैमीट्स, बहुत सारे पॉलन ग्रेन वगैरह ऐसे क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है, -196 डिग्री लिक्विड नाइट्रोजन में इनको फ्रीज करके रख लेते हैं और भविष्य में आने वाली तकनीक की मदद से इनको फिर से जिंदा करने का प्रयास किया जाएगा, ऐसा सोचा जा रहा है। तो ये क्रायो प्रिजर्वेशन है। व्हाट अबाउट द इंटरनेशनल एफर्ट? इंटरनेशनल एफर्ट में ये नीट में आया हुआ सवाल है, सीयूटी बार बार रिपीट करता है कुछ नीट के सवालों को ही, ठीक है, तो इनको फोकस करिएगा। पूछा था इसी बार 2024 में, जो कि लीक हो गया इसलिए 720 में से 720 आया, कि द एफर्ट समिट कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बीओडी के नाम से आया था, सीबीडी के नाम से आया था, सॉरी सीबीडी के नाम से आया हुआ था, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो कि रियो डी जेनेरो में हुआ था 1992 में। इनका एफर्ट क्या था, इन्होंने क्या कहा था, इनका ऑब्जेक्टिव ये था कि हम कंजर्वेशन करेंगे बायोडाइवर्सिटी का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे, सस्टेनेबल यूज करेंगे, इसके अलावा शेयर करेंगे बेनिफिट्स को जो कि वेरियस रिसोर्सेज से अराइज होंगे। एक एफर्ट तो ये है इंटरनेशनल। दूसरा एफर्ट और था जो कि साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। जोहान्सबर्ग में हुआ था, अगर ये 1992 में हुआ है तो मेरे ख्याल से वो 2004 या 2011 के आसपास में एक घटना थी वहां पे। तो जोहान्सबर्ग अफ्रीका में भी एक कन्वेंशन हुआ है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को लेकर ही, और ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, इन सिटू कंजर्वेशन, एक्स सिटू कंजर्वेशन, जिसमें एविल क्वार्टेट का नाम बहुत ही अच्छे से आएगा और ढंग से आएगा। तो एविल क्वार्टेट पे पूरा फोकस करके डिटेल में करिएगा। आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।